हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा पर। आंतरिक ऊर्जा होती क्या है? जैसा कि हमें पता है, प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणुओं से मिलकर बना होता है, इसका मतलब क्या है? ये अणु पदार्थ के भीतर क्या होता है? स्थिर होते हैं। मतलब ये पदार्थ के अंदर से कहीं बाहर नहीं जा सकते। इस कारण इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। दूसरी चीज, ये पदार्थ के अंदर तो गतिशील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं। और जब जाते हैं तो ये इनमें एक ऊर्जा होती है जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या हुई? गतिज ऊर्जा। दोनों का योग, यानी हमने कहा कि किसी भी पदार्थ के अणुओं की, जो अणु होता है, अणु की कुल ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अर्थात हमने पढ़ लिया कि अणुओं की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को ही पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। हर पदार्थ की कुछ ना कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है। आप जानते हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं तो हम अगर बैठे हुए केवल हो तो भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा रहती है। अचानक जब हम क्या होता है, कहीं से कुछ अचानक सुनते या देखते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्थात उसमें क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है? परिवर्तन होती है। तो सदैव आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन से डिनोट करेंगे डेल्टा यू को। ठीक है, तो इसका यूज जब भी होगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन से ही आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका यूज क्या है। तो हमने अभी तक पढ़ा था कार्य, कार्य पढ़ा था, आंतरिक ऊर्जा पढ़ा और ऊष्मा भी पढ़ लिया। तो कार्य, आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मा का यूज करते हुए हम पढ़ेंगे अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। जैसे हमें पता है कि कोई भी वस्तु, जैसे पानी है, तो हम अगर किसी गैस पर रख देते हैं, पानी को हम कहाँ रख दें? गैस पर रख देते हैं, बर्नर पर रखते हैं, बर्नर पर रखते हैं तो देखते हैं वो क्या होता है? गर्म करती है। क्या आप रखते ही तुरंत खौलने लगता है पानी? ऐसे नहीं। तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हीट जब हम इसे देना शुरू करेंगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। पहले कुछ था, U1 था, बाद में कितना हो जाएगा? U2 हो जाएगा। तो आप कहोगे U2 माइनस U1 बराबर कितना? डेल्टा यू। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। जैसे ही इसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होगी तो ये कार्य करेगा, इसके ऊपर रखा हुआ ढक्कन क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ गिर जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W बराबर P dV। ठीक है, यानी आयतन में वृद्धि होगा दाब स्थिर रखते हुए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? किया गया कार्य। तो हमारा ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि जब भी किसी भी प्रक्रम के दौरान कोई भी सिस्टम, ऊष्मागतिक निकाय, ऊष्मा अवशोषित करती है, यानी क्या करती है? ऊष्मा को अवशोषित करती है। कितनी ऊष्मा को? कैपिटल क्यू ऊष्मा को जब अवशोषित करती है तो इसका कुछ भाग, यानी क्यू का कुछ भाग, यानी मान लीजिए आधा भाग, वो क्या करती है? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में, तथा उसका आधा भाग क्या करती है? आधा भाग नहीं, मतलब कुछ भाग क्या करती है? किए गए कार्य में व्यय करती है। समझ में आया? यानी ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह कहता है कि दी गई ऊष्मा का कुछ भाग तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा कुछ भाग उसके किए गए कार्य में व्यय होती है। तो इस तरह से हमें पता चला कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा होने वाले कार्य के योग को सदैव ऊष्मा के, दी गई ऊष्मा के बराबर होती है। यह जो नियम है इसका अवकल रूप देखा जाए तो इसे हम देखिए, ये सिंपल अवकल रूप, ये तो परफेक्ट डिफरेंशियल है, लेकिन ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो हम इसे लिखते हैं डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मॉडल है,
ये देखिए ये जो डेल वाले पोर्शन लिखे हुए हैं, डेल वाले, ये पाथ फंक्शन है, रास्ते पर डिपेंड करते हैं, किस रास्ते से गए हैं, किस रास्ते से किया गया है। लेकिन ये जो डी यू होता है ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये कैसा होता है, ये परफेक्ट डिफरेंशियल होता है और ये पार्शियल डिफरेंशियल होता है। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि ये यूनिक फंक्शन है, डी यू जो होता है ये यूनिक फंक्शन होता है। बाकी ये दोनों क्या है, ये दोनों अपने आप में परिवर्ती हैं, यानी जिस रास्ते से अगर घूम के जाओगे उसी जगह पर जाने के लिए ए से बी तक, तो देखिए इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए, तो ऊर्जा इधर से जाइए तो ऊर्जा तीनों में डिफरेंट डिफरेंट खर्च होगी, इसमें 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 तीनों में खर्च होगी, कार्य मतलब तीनों में डिफरेंट होगा। ठीक है, जबकि दी गई ऊष्मा भी तीनों में डिफरेंट होगी, लेकिन इनके बीच में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा एक सीधे रास्ते से जाएगी। ये केवल क्या होता है, ये देखिए ये केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करती है, ना कि रास्ते पर निर्भर करती है। समझ में आ गया होगा? अगर ना समझ में आए तो इसको आप लोग फिर से पूछ सकेंगे। ठीक है, और ये जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, अर्थात कुल दी गई ऊष्मा सदैव ली गई ऊष्मा के बराबर होती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है भाई, अब देखेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह है सूचक आरेख, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। सूचक आरेख से ही हम सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। तो सूचक आरेख होता क्या है, तो हमने पढ़ क्या रखा है, पी वी और टी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई दो को ले करके हम अगर ग्राफ बना लें, पी वी या पी टी किसी को, या वी टी आप किसी को ले करके आप एक ग्राफ बना लें, तो इस ग्राफ को हम जो दिखाते हैं, देखिए यहाँ पीवी वक्र है, तो पीवी वक्र से देखिए यहाँ पर जैसे इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, ये डिनोट कर रहा है किस तरह से दाब और आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से किसी भी निकाय का दाब और ये जो ग्राफ है ये सीधे चली जा रही है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर स्थिर है। दूसरा कोई ग्राफ होता है इसी पर तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये T2 हो जाता है, ये T1। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो इंडिकेटर डायग्राम होते हैं सदैव किन्हीं दो भौतिक राशियाँ यानी ऊष्मागतिक निकायों में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।